सभी के आ चुके हैं और अब आगे आपको देखना है कि आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करने हैं। तो इस संबंध में मैंने आप सभी से वादा किया हुआ था कि मैं लेके आऊंगा गौरव वर्मा सर को, जो कि 2016 पीजीटी में सेलेक्ट हुए थे 16वीं रैंक के साथ। ये इकोनॉमिक्स में जेआरएफ है और इनकी पीएचडी भी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में ये अपने पूरे अनुभव साझा करेंगे आप सभी के साथ कि कैसे आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी है। साथ ही साथ आप लोगों ने जो भी सवाल पूछे थे मुझसे इंटरव्यू से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मैं इनसे पूछूंगा और अपने तरीके से सारे आपके सवालों का ये जवाब देंगे। तो अब आपको वो पहले स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है इंटरव्यू के लिए। इसको लगा देते हैं। हाँ, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और आप सभी को पीजीटी 2021 के इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। रोहित भाई के विशेष आग्रह पे मैं आज आप लोगों के समक्ष अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रस्तुत हूं। मुझे कोई विशेष बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है कि इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी 1-2 ही इंटरव्यू दिए हैं। लेकिन उन अनुभवों के आधार पर जितना भी जो कुछ भी मैंने सीखा और जो कुछ भी मुझे समझ में आया कि क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, उसके आधार पर मैं प्रयास करूंगा कि मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। अब सबसे पहले ये बताना जरूरी रहेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी के पास होने चाहिए। ठीक है, जैसे डिग्री हो गई, ये सारी चीज, क्योंकि इंटरव्यू लेटर जैसे डाउनलोड करना है तो उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स सब लोगों को बनवा लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपने अपने बनवा लिए, उसके बाद फिर आगे क्या करना है बताइए आप। देखिए, साक्षात पत्र डाउनलोड करने के लिए आवश्यक है कि आप उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी उसमें मांगे गए हैं उसको आप अपलोड करें। उसमें से कई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपके पास पहले से होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपको बनवाने चाहिए। तो जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें आपको बनवाने हैं उन्हें आप बनवा लीजिए जल्द से जल्द। 20 तारीख के पहले ही प्रयास करिए कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएं, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद और साथ ही साथ कॉलेज के प्रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद आपका साक्षात्कार पत्र आपके हाथों में आ पाएगा डाउनलोड होके। तो पहला काम आपको यहीं से आपकी तैयारी शुरू होती है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द तैयार कर लेने हैं और उन्हें अपलोड करके कॉलेज प्रेफरेंस को भर के आप जल्द से जल्द अपने इंटरव्यू लेटर को प्राप्त कर लें। अब काफी सारे लोगों ने पूछा ड्रेस कोड के बारे में कि इंटरव्यू जैसे है तो क्या पहन के जाएं, क्या न पहन के जाएं, किन बातों का ख्याल रखें। तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, बॉयज के लिए क्या होना चाहिए, गर्ल्स के लिए क्या होना चाहिए। ओके जी, किसी भी साक्षात्कार में ड्रेस कोड का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और आपको फॉर्मल ड्रेस इसमें पहननी है। फॉर्मल ड्रेस के साथ साथ आपको प्रयास करना है कि वो ड्रेस साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो और यदि संभव हो सके तो आप लोग नए कपड़े यदि परचेज करके उसको पहन के जाना चाहें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ये पहला इंटरव्यू हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि शायद उनके पास पहले से इंटरव्यू के लिए कोई विशेष ड्रेस या साजो सामान ना हो, तो ऐसे में वो नए कपड़े परचेज करेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं, अगर उसमें अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, तो जो आपके पास पहले से ड्रेस हैं उनको भी आप अच्छे साफ सुथरे ढंग से तैयार करके उसको भी पहन सकते हैं। आपको एक नॉर्मल सी शर्ट और एक पैंट पहननी है। बेल्ट का उपयोग कर सकते हैं। बेल्ट का उपयोग आप कर सकते हैं। शूज भी पॉलिश वाले, बिल्कुल शूज का भी प्रयोग आप कर सकते हैं।
फॉर्मल शूज आप पहनेंगे, स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनेंगे। टाई आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोट भी पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि ड्रेस बहुत चटकीले कलर की नहीं होनी चाहिए। शादी वाली नहीं पहनना है। हाँ आपको शर्ट आपको कोशिश करनी है कि आप हल्के रंगों का प्रयोग करें अपने कपड़ों में। अच्छा, गर्ल्स के लिए क्या सुझाव रहेगा? मैं बॉयज की बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं गर्ल्स के लिए भी, क्योंकि गर्ल्स की ड्रेस के विषय में मैं बहुत विशेषज्ञता से तो बात नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस से तो बताया जा सकता है, एक अनुभव के आधार पे मैं उसको बता सकता हूँ। तो बॉयज के लिए मैं प्रिफर करूंगा कि आप एक हल्के कलर की कोई शर्ट पहन सकते हैं। व्हाइट शर्ट हो सकती है, आसमानी हो सकती है, लाइट ग्रीन कलर की आप कोई शर्ट पहन सकते हैं। तो हल्के रंगों का आपको चयन करना है। और पैंट के लिए आप डार्क कलर की को भी चयन कर सकते हैं। आप ब्लैक कलर की या वाइट कलर की, नेवी ब्लू कलर की, इस ब्राउन कलर की, इस तरह के पैंट आप पहन सकते हैं। जूते आपके ब्लैक या ब्राउन जैसे आपको पसंद हो। बढ़िया पॉलिश से चमका के जाइएगा। हाँ आपको नीट एंड क्लीन रहना है। कपड़े नए हों, यदि आप 2,500-3 हजार रुपए खर्च करने की स्थिति में हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपकी हर चीज नई हो। यानी कि जूते मोजे से लेकर के रुमाल तक आपको नया परचेज करना है। कपड़े जो आपने आपके अंदर भी जो कपड़े पहने हुए हैं और जो बाहर पहने हुए हैं, यदि सब कुछ आप नया रखेंगे तो ये कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल, नए कपड़ों का एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। उससे आप अपने को सहज महसूस करेंगे, आपको अंदर से एक आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये आपके विवेक के ऊपर है। यदि आप अपने आप को इस स्थिति में नहीं पाते हैं कि आप 2,500 से 3 हजार रुपए खर्च करें नए कपड़ों पे, तो आप अपने जो आपके पास पहले से मौजूद कपड़े हैं, जो जूते हैं, उनको भी आप साफ सुथरे तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। अच्छा, अब गर्ल्स के लिए? हाँ, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स यदि चाहें तो साड़ी भी पहन सकती हैं। सिंपल साड़ी होनी चाहिए, प्लेन, और उसमें भी उनको वही चीजों को ध्यान में रखना है जो बॉयज को रखना है, यानी कि हल्के रंगों का प्रयोग करना है, चटक रंगों के कपड़ों से बचना है। और साड़ी में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो नॉर्मल सलवार सूट भी पहन सकती हैं। और इवन गर्ल्स चाहें तो वो पैंट और शर्ट भी पहन सकती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनको इन तीनों ड्रेस में जो उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल रहे आप उसमें रह सकते हैं। ध्यान बस यही रखना है कि आपको हल्के रंगों का प्रयोग करना है। अच्छा, इस बार मास्क भी लगा के जाना होगा? मास्क आप लगा के जाएंगे। जब आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करेंगे तो मास्क आपके चेहरे पे रहना चाहिए। उसके बाद आप उनसे आग्रह कर सकते हैं। अगर आप मास्क में कंफर्टेबल नहीं है तो जो आपके इंटरव्यू कक्ष में जो मेंबर हैं, जो वहाँ पे हेड रहेंगे इंटरव्यू पैनल के, आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि सर मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या मैं इसको हटा सकता हूँ या हटा सकती हूँ। और हो सकता है कि वो स्वयं आपको कहें कि आप मास्क हटा के और अपना परिचय देना शुरू करें। अच्छा, एक बात मुझे ये पूछना है। अच्छा, अभी नहीं, उसको बाद में पूछते हैं। ये आजकल जो है सब लोग ये दाढ़ी वाला जमाना है, इसका क्या कहना है? हाँ, क्या है, जा सकते हैं? दाढ़ी बिल्कुल, आप अगर आप रखते हैं दाढ़ी, हाँ, तो आप दाढ़ी रख के भी जा सकते हैं, लेकिन उसको सेट करा लें, ट्रिम करा लें। ऐसे मेरे जैसी ना। हाँ, बड़ी दाढ़ियां आप मत रखें, आप सेट करा लें। और संभव हो तो आप क्लीन शेव को प्रिफर कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए क्लीन शेव ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप लंबे समय से दाढ़ी रख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं दाढ़ी हटा देता हूं तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो रख के तो आप रख के जा सकते हैं। लो हो सकता हाँ, है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो आप दाढ़ी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से ट्रिम करा लें बाकायदा, और उसमें कोई एक्स्ट्रा स्टाइल नहीं नजर आना चाहिए। सिंपल एंड सोबर होना चाहिए वो। तो यहाँ तक तो बातें हो गई ड्रेस कोड के बारे में। अब ये है कि जैसे सबके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, ड्रेस कोड भी हो गया, बन ठन के पहुंच गए आयोग अब आगे एंट्री लेंगे, फिर आगे क्या होगा? देखिए, इंटरव्यू आपका 2 पालियों में है। अभी इस बार पहला वाला मॉर्निंग में 7 बजे से रिपोर्टिंग है और दूसरा वाला 12 बजे से। तो आप रिपोर्टिंग जब करेंगे तो आपको एक
चयन बोर्ड का जो बेसमेंट है वहाँ पे आपके बैठने की व्यवस्था रहेगी। वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। उसके बाद आपको 2-2, 4-4 के ग्रुप में ऊपर की ओर यानी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में भेजा जाएगा। वहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और आपको एक स्लिप दी जाएगी, इंटरव्यू स्लिप, जिसको ले करके आपका जिस पैनल में आपका इंटरव्यू पड़ा रहेगा आप वहाँ जाएंगे। उसके बाद आप पैनल के बाहर भी एक वेटिंग एरिया रहता है, वहाँ पे आप बैठेंगे थोड़ी देर, फिर आपको अंदर बुलाया जाएगा। उसके बाद अंदर पहुंच गए। हाँ, अंदर जाएंगे पहुंचने तो के क्या बाद कहेंगे? प्रणाम सर। आपको सभी मेंबर्स का अभिवादन करना है। अपने तरीके से आप सबको साधारण शब्दों में सादर नमस्कार बोल सकते हैं या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप अच्छे तरीके से अभिवादन करेंगे, सबसे आई कांटेक्ट बनाते हुए और अपने चेहरे में एक हल्की सी स्माइल रखेंगे। उसके बाद वो आपको बैठने के लिए कहेंगे, फिर आप बैठेंगे। जब तक वो बैठने के लिए नहीं कहें आप खड़े रहेंगे। ये भी है। हाँ, जनरली वो तुरंत ही बोलते हैं कि बैठिए। और बैठते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको चेयर पे सीधे बैठना है। आपकी जो बैक है ये सपोर्ट पे टच नहीं होनी चाहिए, आप सीधे बैठेंगे। ऐसे बैठे आप बिल्कुल ऐसे बैठेंगे। उसके बाद आप हाथ को ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं या आप अपने पैरों पे हाथ को ऐसे रख लेंगे। चेयर की हैंडल पे आप हाथ रख के नहीं बैठेंगे। इन बातों का ध्यान रखना, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपकी फॉर्मेलिटी शुरू हो जाएंगी। जो आप मान लीजिए मैं पहुंच गया इंटरव्यू में, बैठ गया, तो पहला सवाल मुझसे क्या पूछेंगे? हाँ, पहला सवाल आपसे वो जनरली पहला सवाल जो आपसे करेंगे वो चयन बोर्ड के मेंबर होंगे। अच्छा। वो आपसे कहेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए। तो कैसे परिचय देना रहेगा? आपको परिचय में बताना है। देखिए, परिचय देने से पहले हो सकता है वो आपको कुछ निर्देश दें। जैसे कि आपको कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे आपकी पहचान उजागर हो। कुछ इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स ऐसे निर्देश देते हैं कि आपको अपनी पहचान उजागर किए बिना अपने परिचय को देना है। तो ऐसे में आप अपने उपनाम को नहीं बताएंगे। अगर वो ऐसा निर्देश देते हैं तो उपनाम आप नहीं बताएंगे। अपने गांव, अपने टाउन, ये सब के नाम नहीं बताएंगे। और यदि ऐसा कोई निर्देश नहीं मिलता है तब आप उपनाम भी बता सकते हैं। कैसे मुझे इंट्रो देना होगा? जैसे मैं पहुंचा, बोले कि आप अपना परिचय दीजिए, तो मैं क्या बोलूंगा? इंट्रोडक्शन में आप सिंपली आप शुरू करेंगे कि मेरा नाम है, आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है रोहित। आपका मूल निवास कहाँ पे है? मैं इलाहाबाद जिले का, प्रयागराज जिले का रहने वाला हूँ। उसके आपको लगातार 1 से 1.5 मिनट बोलना है अपने बारे में। तो आप अपना नाम बताएंगे। मतलब वो सब बातें बता देंगे। मैंने ग्रेजुएशन कुछ बताएंगे। बिल्कुल। ठीक है। सत्र भी बताएंगे? सत्र भी आप बता सकते हैं। अच्छा, वो जरूरी नहीं? वो जरूरी नहीं है। ठीक। तो नाम के साथ फिर आपका मूल निवास, फिर आपकी शिक्षा कहाँ पे हुई, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये सारी बातें बतानी होंगी। प्रारंभिक भी बिल्कुल आप बता सकते हैं। क्योंकि आपको 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात रखनी है तो आप चीजों को बता सकते हैं। नहीं, जैसा इस बार सुनने में आ रहा है कि इंटरव्यू के लिए टाइम काफी कम रहेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 मिनट, 6 मिनट। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या 2 मिनट इसी में मैं उस पे आता हूँ। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आप किस समय आपका इंटरव्यू शुरू होता है। जैसे पाली की शुरुआत में, जैसे मॉर्निंग में, अगर आप शुरू के कैंडिडेट्स हैं तो आपसे इंटरव्यू थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जैसे मुझसे ज्यादा होगा। बिल्कुल। और यदि आप रश टाइम में आपका नंबर आता है, सेकंड मीटिंग में, उनके लिए अच्छा है। हाँ, सेकंड मीटिंग में भी जो लोग लंच के जस्ट बाद जो शुरुआत होगी तो उनसे कुछ ज्यादा टाइम तक बातचीत हो सकती है, एकदम सही रहेंगे। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे लगता है कि उन्हें कैंडिडेट्स अभी ज्यादा हैं और समय कम है, तो वो फिर इन फॉर्मेलिटीज को खत्म कर देते हैं। वो सीधे आपको मेंबर, आप जाएंगे, बैठेंगे और मेंबर उसके बाद आपको सीधा एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर देंगे कि सर इनसे आप इनके विषय के बारे में कुछ पूछिए। तो जैसे मैंने अपना इंट्रो दे दिया, उसके बाद हमको जो है उन्होंने एक्सपर्ट के पास ट्रांसफर कर दिया। अब वो मुझसे क्या पूछेंगे? देखिए, इसमें आपको एक चीज के लिए और तैयार रहना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन पूरा होने के बाद मेंबर आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आपके जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है वहाँ के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, या फिर
आपके मूल निवास जो आपने अपना होम टाउन बताया है उससे रिलेटेड कुछ बातें पूछ सकते हैं। ठीक, हाँ। जैसे आपने बताया कि मैं प्रयागराज का निवासी हूँ, तो प्रयागराज की कुछ विशेषताएं आपसे, प्रयागराज का ऐतिहासिक महत्व क्या है, प्रयागराज से किन बड़ी हस्तियों के नाम जुड़े हुए हैं, इस तरह की कुछ जनरल बातें की जा सकती हैं। ठीक। और प्रयागराज के बारे में आपको इसलिए भी पता होना चाहिए क्योंकि आप इंटरव्यू देने प्रयागराज में तो कुछ जनरल बातें आपको उसके विषय में, प्रयागराज के विषय में, और कुछ जनरल बातें आपको अपने होम टाउन के विषय में, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, वहां से जुड़े हुए जो महापुरुष हैं, कुछ बड़े नामी हस्तियां अगर आपके एरिया से हैं तो वो किस फील्ड में हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं, या वहां की कुछ वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं या कुछ सजावट की वस्तुएं अगर प्रसिद्ध हैं तो उसके बारे में आपसे ओडीओपी को सभी ध्यान में रखना है ना। ओडीओपी को आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये अर्थशास्त्र का विषय है। वही हर एक की डिस्ट्रिक्ट का जो भी होगा। तो उसके बाद एक्सपर्ट जैसे आ गए, अब वो मुझसे क्या पूछेंगे? देखिए, इंटरव्यू में अगर लग रहा है उन्हें कि टाइम पर्याप्त है, जैसे बताया कि रोहित जी ने बताया कि टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, जनरली पीजीटी के इंटरव्यू में टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है तो तुरंत वो हैंडओवर कर देते हैं एक्सपर्ट के पास। लेकिन अगर इंटरव्यूअर जो आपके मेंबर हैं उनका मन है आपसे कुछ बातें करने का, तो उनके कुछ बड़े बड़े ही पेट सवाल होते हैं, जैसे कि वो पूछते हैं कि आज के अखबार को आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आप जहां भी रहेंगे, आप प्रयागराज आएंगे इंटरव्यू देने, तो प्रयागराज का कोई भी अखबार, स्थानीय अखबार खरीद के आप उसकी मुख्य बातें पढ़ लेंगे, मेन पेज का। हाँ, उसकी हेडिंग्स से आप परिचित रहेंगे, क्योंकि जनरली ये बहुत ही पेट सवाल होता है कि आज के अखबार की कुछ 2-3 विशेषताएं बताइए, किस तरह की खबरें आज के अखबार में छाई हुई हैं, ये होता है। इसके अलावा कुछ समसामयिक मुद्दों पे आपसे बात की जा सकती है जो हाल फिलहाल में चर्चा में हो, आपके प्रदेश में, आपके देश में, या फिर विश्व लेवल पे कुछ घटनाएं, समसामयिक गतिविधियां, या किसी व्यक्ति की कोई नियुक्ति हुई है। इकोनॉमिक्स के हैं तो इसको भी जानना पड़ेगा कि क्या चल रहा है अर्थव्यवस्था। हाँ, इकोनॉमिक्स में तो आपको आर्थिक गतिविधियों से तो परिचित होना ही है। और जैसे कि अभी ओलंपिक्स आपके जो है संपन्न हुए हैं, तो ओलंपिक्स के बारे में आपसे कुछ प्रश्न किए जा सकते हैं कि भारत ने कितने पदक जीते, किन खिलाड़ियों ने कौन से पदक दिलाए, किस प्रतिस्पर्धा में पदक दिलाए। तो इसके लिए ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों की आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। फिर जैसे तालिबान आजकल बहुत चर्चा में है विश्व स्तर पे, तो उससे लेकर के आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप इस तरह के जो वहाँ पे तालिबान का उदय अचानक से हो गया है दोबारा, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये किस तरह से प्रभावी होगा, भारत के लिए ये किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है, किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह की बातें आपसे हो सकती हैं। आपके प्रदेश स्तर पे, आपके देश स्तर पे कुछ जो समसामयिक मुद्दे हैं, कुछ गतिविधियां हैं वर्तमान की, जो उस पे आप पे चर्चा हो सकती है। हालांकि पीजीटी के इंटरव्यू में शायद इतने डिटेल में बातें ना हो, सीधे आपको, लेकिन तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपको इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कतई ये नहीं कहना है कि सर मेरा विषय ये नहीं है, मैं इन चीजों से अवेयर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मुझे समसामयिक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं, मुझे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेना देना नहीं। आपको ऐसे उत्तर नहीं देने हैं। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप सिंपली बोल सकते हैं, सॉरी सर, मेरी जानकारी इस विषय में थोड़ा कम है। लेकिन आप नकारात्मक उत्तर, मुझे नहीं पता बिल्कुल आप ये नकारात्मक उत्तर नहीं देंगे कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे विषय का नहीं है, ऐसी चीजें आपको नहीं कहेंगे। आपको सिंपली स्माइल करके बोल देना है कि सॉरी सर, मैं इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे आ जाते हैं, उनका पहला सवाल क्या हो बिल्कुल है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जैसे ही आप हैंडओवर किए जाएंगे, एक्सपर्ट रहेंगे। देखिए, आमतौर पे दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जिसमें एक सीनियर होते हैं। अच्छा। एक सीनियर आपके प्रोफेसर होंगे कहीं के, और एक उनको असिस्टेंट के रूप में बैठे रहेंगे उनके साथ में, और एक आपके जो बोर्ड के मेंबर होंगे। तो 3 कक्ष में आपको 3 लोगों से सामना होगा। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जैसे ही हैंडओवर किया जाएगा तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर में किन किताबों को पढ़ा है। आपसे पहला सवाल ये होगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। ये भी बिल्कुल, ये सवाल आपसे हो सकता है। इसका कोई तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ रखा है, वो बोले बेसिक बुक के बारे में?
इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए हाँ। कि आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के नाम पता रहने चाहिए आपको, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड हो गया, ग्रोथ हो गया। तो इनके कम से कम 2 किताबें आपको पता होनी चाहिए जो थोड़ा स्टैंडर्ड की हो। यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप एक हिंदी मीडियम की किताब बताइए और एक कोशिश करिए कि कोई स्टैंडर्ड की बुक इंग्लिश मीडियम की, भले आपने ना पढ़ी हो, लेकिन उसका नाम आप पूछेंगे तो नहीं, उसमें से कुछ पूछेंगे नहीं, आपको कम से कम उस बुक का नाम पता होना चाहिए। और इसमें एक विशेष ध्यान आपको रखना है कि जनरली जैसे आपसे पूछ लिया कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सी बुक पढ़ी है, तो आप कह देते हैं मैंने कुत्सियानीस पढ़ी है, या आपको बुक का नाम बताना चाहिए। हाँ, ना आपसे पूछ लिया कि आपने एमएस में कौन सी बुक पढ़ी है, तो आपने कहा कि मैंने डीआर अग्रवाल पढ़ी है। ये उत्तर देने के सही तरीके नहीं है, क्योंकि ये बुक के नाम नहीं है, ये राइटर्स के नाम। मैं आपको बुक का नाम बताना, आपको बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने कोत्सियानीस की मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। उनके बुक का पूरा नाम है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको राइटर के नाम के साथ साथ उनकी बुक का नाम बताना है। केवल राइटर का नाम आप बता देंगे तो ये आपका थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट करेगा कि मैंने एच.एल. आहूजा पढ़ी है, मैंने एस.एन. लाल पढ़ी है, ऐसे आपको नहीं बताना है। मैंने एच.एल. आहूजा की बुक जो उनका नाम है वो पढ़ी है, मैंने एस.एन. लाल की बुक जो उनका नाम है वो। इसका आपको ध्यान रखना है। आगे क्या पूछेंगे फिर वो? इसके अलावा आप जब बुक का नाम बताएंगे उसके बाद वो आपसे इकोनॉमिक्स के कुछ जनरल क्वेश्चंस कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, आपका कॉन्सेप्ट जानने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी समझ है, या फिर सीधे वो आपसे कह सकते हैं कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तो इसके जवाब में आप पहले तो आप बताएंगे कि किसी बुक का नाम बताएंगे कि मैं क्या, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी हुई है या मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आया हूँ, यानी अर्थशास्त्र जो विषय है उसका एक सेक्शन आप बताएंगे। कोई एक यूनिट बताइए, कोई जो एक आपने सेक्शन बताएंगे। यूनिट अलग चीज है। अच्छा, अभी मैं उस पर आता हूँ। आपको उस अर्थशास्त्र का एक सेक्शन बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने तैयार की है, या मैक्रो, या ट्रेड, या ग्रोथ, जो भी आपका अच्छे से तैयार हो। उसके बाद वो खुद उसको नैरो करेंगे। वो बोलेंगे कि ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है तो इसमें कौन सी यूनिट आपने पढ़ी है, कौन सी यूनिट आपको अच्छे से तैयार है। फिर आप बता सकते हैं कंजम्पशन या प्रोडक्शन या मार्केट, जो आपको अच्छे से तैयार है। तो इस तरह से वो खुद चीजों को नैरो करते जाते हैं। अब जैसे सपोज आपने बता दिया कि मैंने मार्केट पढ़ी हुई है, तो मार्केट में वो फिर आ जाएंगे कि आप परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कुछ बताइए, या मोनोपोली के बारे में कुछ बताइए, ऑलिगोपोली के बारे में बताइए। तो इस तरह से वो कर सकते हैं। या फिर वो सीधे आपको कोई टॉपिक, जैसा आपने बताया कि मैंने मार्केट मैथ तैयार करके आया हूँ, तो वो बोलेंगे कि मार्केट में आप परफेक्ट कंपटीशन को बोर्ड में पढ़ा के बताइए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट पढ़ाना कैसे। हाँ, क्योंकि देखिए इंटरव्यू का मकसद आपके ज्ञान का परीक्षण करना नहीं है। आपके ज्ञान की परीक्षा तो रिटन एग्जाम में हो गई। इंटरव्यू में वो आपके पर्सनैलिटी को देखते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपकी टीचिंग स्किल्स की वहाँ पे परीक्षा होगी कि आप टीचिंग अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं। तो इसके लिए जो भी टॉपिक आप बोलेंगे उसको वो बोलेंगे कि इसको आप बोर्ड पे पढ़ा के बताइए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। कोई एक टॉपिक, 1 या 2 टॉपिक आप अच्छे से तैयार करेंगे जिसको आप एज अ टीचर आप पढ़ा सकें। अच्छा, जैसे मैं बोर्ड पे मतलब पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया, मैंने मार्कर उठा लिया, बिल्कुल वहाँ पे लिखना होगा। हाँ, क्या लिखेंगे? देखिए बोर्ड पे आप जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको 2-3 चीजों का बेसिक ध्यान रखना है। जैसे कि अगर पहले से वहाँ कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप साफ कर दीजिए। डेट अगर नहीं पड़ी है तो एक डेट आप डाल दीजिए। किस साइड में, लेफ्ट की राइट? बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप सबसे डेट डाल दीजिए। फिर जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को बीच में डाल दीजिए हेडिंग के तौर पे। उसके बाद आप घूम जाइए। जैसे कि आप क्लास में खड़े हैं तो अब आप बच्चों से मुखातिब हो जाइए। तो क्या बोलेंगे? अब आप बच्चों से बोलिए कि बच्चों, जैसे आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए मिला है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का अल्पकालीन संतुलन, ये हेडिंग आपने लिख दिया। अब आप बोलेंगे कि बच्चों पिछली क्लास बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल आप बच्चों, सर को आप बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे उस समय, क्योंकि आप एक शिक्षक की तरह अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक।
तो आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स या क्लास, पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, उसमें हमने उसकी परिभाषा को देखा, उसकी मान्यताओं को देखा। आज हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन संतुलन के विषय में चर्चा करने वाले, यानी थोड़ा सा माहौल बना देंगे। एक पिछली क्लास मैंने पढ़ाया बिल्कुल है। बिल्कुल, एक बैकग्राउंड आपको देना है। ठीक। अपने टॉपिक का बैकग्राउंड देने के बाद आप फिर से बोर्ड की तरफ मुखातिब हो जाएंगे। उसके बाद आप डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। डायग्राम बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि आप डायग्राम बनाने के साथ साथ चीजों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक। जैसे जैसे आप बिल्कुल बनाते रहेंगे तो पीछे से एग्जामिनर आपको टोक देंगे। अच्छा। कि अरे भाई उसको बताइए भी, क्योंकि आप एक टीचर के तौर पे बिल्कुल तो आपको लगातार एक्सप्लेन करते, जैसे कि आपने एक्स अक्ष बनाया, फिर वाई अक्ष बनाया, आप इसको बताएंगे कि ये एक्स अक्ष है, इस पे हम क्वांटिटी को देखते हैं, वाई अक्ष है, इस पे प्राइस को देखते हैं। फिर आपने डिमांड कर्व बनाया शॉर्ट रन में फर्म का, जो कि एक एक्स अक्ष के पैरेलल एक सीधी लाइन होगी। तो आप उसको बताएंगे कि ये सीधी लाइन क्यों है, उसके रीजंस आप बताएंगे। फिर इसी डिमांड कर्व को एआर कर्व भी कहते हैं, ये चीजें बताएंगे। उसके बाद आप संतुलन बनाएंगे, एमसी कर्व बनाएंगे, उसको बताएंगे कि ये डिमांड कर्व को नीचे से काटता हुआ और ऊपर की ओर उठता हुआ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी डायग्राम आप बनाएंगे उसको लगातार एक्सप्लेन करते जाना है आपको, चुप नहीं रहना। इस बात का इंतजार नहीं करना है कि पहले हम डायग्राम बना ले फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह की चीजों को वैसे भी वहाँ पे टाइम कम रहेगा। हाँ, तो सारी चीजों को बिल्कुल समय कम है, इसलिए आप डायग्राम बनाते साथ ही उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, क्या ऐसा होगा कि कोई डायग्राम वाला टॉपिक पढ़ाए उसको अच्छे मार्क्स मिले, या बिना डायग्राम वाला पढ़ाए उसको थोड़ा कम मिले? क्या ये हो सकता है? देखिए, जैसे कोई पढ़ाना चाहे कि हम 1991 की पॉलिसी के बारे में पढ़ाएंगे, उसमें तो कोई डायग्राम है नहीं। तो देखिए, अर्थशास्त्र में ज्यादातर विषय डायग्राम से ही जुड़े हुए हैं। तो कोशिश ये रहे कि डायग्राम वाला ही वहाँ पे पढ़ाएं। और कोशिश आपको ये करनी है कि जो अर्थशास्त्र का बेस क्या है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है। तो आपको इन दोनों का अच्छे से अध्ययन करना है, और जो भी पढ़ाने के लिए अगर आपको टॉपिक मिल रहा है तो आप कोशिश करिए कि इन्हीं दो में से पढ़ाएं। और डायग्राम बनाने का एक इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि एग्जामिनर को भी लगेगा कि लड़का कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। ये डायग्राम जैसे एक मुश्किल काम को इसने चुना है और अब उसको अच्छे से बना रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, एक टीचर के क्वालिटीज इसके अंदर हैं। तो आप ऐसे टॉपिक को चुनिए जिसमें डायग्राम हो, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और मुझे लगता है 2-3 मिनट में ये पढ़ाने वाला काम होगा, उतने में खुद ही कुछ बोल देंगे। बिल्कुल, उसके बाद वो आपको 2 से 3 मिनट में ही अगर आप अच्छा कर रहे हैं समझ जाएंगे, तो वो समझ जाएंगे और फिर वो आपको क्या बोलेंगे, आइए फिर से बैठ जाइए। हाँ, वो आपको बोलेंगे कि ठीक है। अच्छा। जैसे ही वो बोले कि ठीक है, आपका पढ़ाने का काम पूरा होता है, तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी आपने पढ़ाया उसको तुरंत मिटा दीजिए। आपको ब्लैक बोर्ड को गंदा नहीं छोड़ना है, आप उसको साफ कर देंगे। उसके बाद फिर से अपने स्थान पे आके बैठ जाएंगे। उसके बाद उनको और कुछ 1-2 प्रश्न यदि आपसे पूछने होंगे तो पूछेंगे, नहीं तो आपका इंटरव्यू वहीं पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से सबका अभिवादन करेंगे और धीरे से बाहर की तरफ चले आएंगे। तो ये रही इंटरव्यू की कहानी। अब जितने सवाल आए थे लगभग इसी के आसपास आए थे कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और पढ़ाने में किन बातों का ध्यान रखा जाए, माइक्रो पढ़ाएं, पॉलिसी पढ़ाएं, लगभग यही सवाल थे। और मुझे लगता है कि वो सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और कुछ चर्चा की जा सकती है इस बारे में? इस बारे में क्योंकि जितने सवाल पूछे गए थे वो तो स्टेप बाय स्टेप सभी जवाब मतलब दे दिए गए जवाब। मुझे लगता है कि इसके अलावा और क्या सोचना चाहिए नहीं है जिसपे चर्चा की जाए। हाँ, बस कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ड्रेस कोड की जहां तक बात है, आप नए कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आपके पास जो पहले से हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, जूते भी आपके फॉर्मल होने चाहिए और नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इसके अलावा गर्ल्स जो हैं वो साड़ी भी प्रिफर कर सकती हैं, नॉर्मल साड़ी होगी, ज़्यादा चटकीली नहीं होनी चाहिए। लाइट कलर्स का प्रयोग आपको करना है, गर्ल्स को और बॉयज़ को दोनों को। तो साड़ी के अलावा आप अगर सलवार सूट में कंफर्टेबल हैं आप उसको भी प्रिफर कर सकते हैं, या फिर आप बॉयज़ की तरह शर्ट और पैंट भी पहन सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था मिनिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं? देखिए, इंटरव्यू की मिनिमम मार्क्स की जो गाइडलाइन है उसमें
आपको 40% से कम मार्क्स तो नहीं दिए जाते, यानी 20 मार्क्स मिनिमम, यानी 20% मार्क्स आपके मिनिमम है। तो किसी को भी 20 से कम नहीं मिलेगा 50 में से। और मैक्सिमम आप 46, मैक्सिमम की भी 47 गाइडलाइन है कि 90% मार्क्स आप मैक्सिमम दे सकते हैं, यानी कि आप मान लीजिए 45 के आसपास। लेकिन 2016 में तो इससे ज्यादा मिला था जी, कुछ 1-2 नंबर ज्यादा मिल सकते हैं। हाँ, वही 1-1.5 नंबर ज्यादा मिला। तो मैक्सिमम की आप उम्मीद कर सकते हैं 47 तक आप उम्मीद कर सकते हैं। इससे ऊपर नंबर मिलना और अर्थशास्त्र जैसे विषय में इससे ज्यादा नंबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एनीथिंग नियर अबाउट 46-47 ये आप मैक्सिमम उम्मीद कर सकते हैं अपने इंटरव्यू से। और मिनिमम की जहां तक बात है तो 20 से कम किसी को नंबर नहीं दिए जाएंगे। आमतौर पे जिनका इंटरव्यू थोड़ा भी अच्छा होता है तो उनको 30 से 35 नंबर तक आराम से मिल जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ, 40 क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा आप करते हैं तो आप आराम से 40-45 तक जा सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है इस बारे में? लगभग सब कुछ हो गया, लगभग सारी बातें हो गई हैं, क्योंकि एक पूरा हम लोगों ने स्टेप से बता दिया। डॉक्यूमेंट अपलोड, इंटरव्यू लेटर। अच्छा, ये कितनी कॉपीज लेके जानी होती है? उसका कुछ प्रिंट आउट निकलवाना होता है ना? देखिए, प्रिंट आउट आप जो इंटरव्यू लेटर होगा, हाँ, उसका कोई प्रिंट निकलता होगा ना? इंटरव्यू लेटर तो आपको ओरिजिनल मिलेगा, जो आप डाउनलोड करेंगे वो लेके जाएंगे। वही इसके अलावा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और कम से कम उनकी एक फोटोकॉपी भी अपने पास रखनी है। ठीक। ओरिजिनल जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए रहते हैं, उन्हीं से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मिलाया जाता है। तो फोटोकॉपी की जरूरत अमूमन पड़ती नहीं है, लेकिन रखे रहना है आपको। इमरजेंसी में कहीं अगर मांग लिया जाए तो आपके पास होना चाहिए। और क्या पूछा जा सकता है? इसके अलावा बस आपको कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखना है कि अच्छा, जैसे बेसिक क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? बेसिक क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में बेसिक क्वेश्चंस आपको देखिए, क्योंकि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे, तो आपकी तैयारी जो होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन लेवल तक की होनी चाहिए। ठीक। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इससे ज्यादा ऊंचे लेवल के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो ग्रेजुएशन लेवल में कुछ डेफिनेशन लेवल की चीजें जो होती हैं अर्थशास्त्र में, जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा ही आपसे पूछ सकते हैं। तो आप उसमें देखते हैं कि कौन सी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है। चलिए, ये नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि आप कौन सी परिभाषा को ज्यादा अच्छी मानते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र की परिभाषा के विषय में बहुत मतभेद है। हमने देखा धन संबंधी परिभाषाएं, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, सीमितता दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। हम लोग बैठे हैं, इन्होंने बिल्कुल जेके मेहता जी की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा। तो परिभाषाओं को लेके बहुत सारे मतभेद हैं। तो उसमें से आपका विचार पूछ सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सी परिभाषा जो है वो ज्यादा बेहतर लगती है, जो ज्यादा करीब है अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के। इस तरह की बातें हो सकती हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, रेपो के बारे में बताइए, बैंक दर क्या है। मुझे नहीं लगता कि ये सब इस तरह के प्रश्न आपसे, क्योंकि आप पीजीटी लेवल पे इतना प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि आप क्या पढ़ के आए हैं। आप उसको बताएंगे कि कुल मिला के इंटरव्यू जो चलेगा वो उसी पे आधारित रहेगा, जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे। जो बिल्कुल ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, जो आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि आप क्या पढ़ के आए हैं। सपोज आप बताते हैं कि मैं कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ के आया हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन वो आपसे पूछने लगे। बिल्कुल। मैं प्रोडक्शन पढ़ के आया हूँ, तो बिल्कुल लिमिटेड एरिया है। एक ही टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ के जाएं। बिल्कुल। ज्यादातर संभावना इसी बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसी पे डिपेंड होके जाएं। कि जो इंटरव्यू तक पहुंचा है तो कुछ न कुछ तो जानता होगा। बिल्कुल, एक चीज आप समझ लीजिए, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। बिल्कुल। इंटरव्यू कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसको कोई बता नहीं सकता है। हो सकता है आपसे सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम पूछा जाए और आपसे करंट अफेयर्स ज्यादा पूछ लिए जाएं। आसपास के आज के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उस पे आपसे चर्चा हो जाए। बोर्ड मेंबर के माइंड पे डिपेंड करेगा। तो वहाँ पे आप बिल्कुल ये शिकायत नहीं कर सकते कि सर आप ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
पीजीटी के इंटरव्यू में 90% मैं बताऊं अपने अनुभव से और जिन लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनके अनुभव से, आपसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिस एरिया को आप बताएंगे कि ये एरिया मैं पढ़ के आया हूँ, वहीं से आपसे वही एरिया अच्छे से तैयार करके 90% आपसे वहीं से पूछे जाएंगे। 10% हो सकता है कि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स तैयार करके जाते होंगे। देखिए, माइक्रो और मैक्रो ही इकोनॉमिक्स का बेस है, जैसे मैंने बताया। बाकी जो चीजें हैं वो इन्हीं से बनी हुई, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड का भी उद्भव कहीं ना कहीं माइक्रो और मैक्रो से ही हुआ। ग्रोथ भी इसी तरह से, और मैथमेटिक्स के तो बहुत कम ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ना के बराबर पूछी जाएंगी। तो माइक्रो और मैक्रो ही आपको अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है एग्जामिनर कुछ प्रश्न अपने मर्जी से भी पूछ ले, वो आपसे ये ना कहे कि आप क्या पढ़ के आए हैं, वो आपका ओवरऑल होलिस्टिक मूल्यांकन करने के लिए वो अपने से भी कुछ प्रश्न पूछ सकता है। तो इस चीज के लिए भी आप तैयार रहेंगे। पूरी तरह से आपको उसी पे रिलाई नहीं करना है कि जो मैं पढ़ के आया हूँ वही मैं बताऊंगा। कुछ चीजें वो अपने मन से भी पूछ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा यही है कि जो टॉपिक आप बताएंगे आपसे प्रश्न भी उसी टॉपिक पे पूछे जाएंगे। तो ये एक लंबी कहानी हो गई इंटरव्यू की। और अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक ग्रुप बना दूंगा, एक ग्रुप टेलीग्राम पे बना दूंगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप में से ऐसे लोग जिनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ है, आप चाहें तो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपके लिए जो भी गाइड दिया जाएगा इंटरव्यू तक, बिल्कुल फ्री में रहेगा, कोई भी उसका चार्ज नहीं, कोई भी शुल्क नहीं। तो वहाँ पे भी आपको छोटी मोटी गाइडलाइंस मिलती रहेंगी इंटरव्यू के पहले तक। तो ये आपके उन सवालों का जवाब रहा जिनको हम लोगों ने देने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि इससे आप सभी को जरूर हेल्प मिलेगी। आप सभी लोग इंटरव्यू में अच्छा करेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और आप सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद मुझे मिठाई खिलाएंगे, गौरव सर को। बिल्कुल, आप सभी को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं। आप इंटरव्यू में अच्छा कीजिए, आप अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। इंटरव्यू के शुरुआत से लेकर के इंटरव्यू के अंत तक बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं हम उसके अच्छे जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको अपना कूलनेस और काम को बना के रखना है। आपको नर्वस नहीं होना है। आपके चेहरे से ये ना पता चले कि आप नर्वस हो गए हैं, आप घबरा गए हैं। आपका जेस्चर वैसा ही रहना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी ही रहनी चाहिए जैसी कि आपने कमरे में एंट्री लेते समय रखी थी। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। मुस्कुराते रहेंगे, प्रेशर नहीं लेना है। और इंटरव्यू बहुत ही साधारण इंटरव्यू है पीजीटी का, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है और आप लोग अच्छा उसमें करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं बातों के साथ आपको एक बार फिर से अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।